नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी। आज आपका बायोलॉजी का टर्न है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसमें जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हों वो भी क्लास में आ जाएं। और एक बच्चा कल कमेंट करके पूछ रहा था, कल आपकी फिजिक्स की क्लास हुई थी, उसमें 4 नंबर क्वेश्चन था, वो उसको डाउट लग रहा था उसमें। तो वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। अब कौन बच्चा था उसका नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन वो बच्चा यहाँ पे क्लास में होगा, ये उम्मीद है मुझे। तो उसको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहले करा दिए गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे पिछली क्लास में। जिसने ये क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ये सारी क्लासेस चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प कौन सा होता है? मूस सर्प, वृक्षी सर्प, करैत या पाइथन? तो सबसे विषैला सर्प होता है करैत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो आप लोग समझ जाइए, A B C D ऐसे क्रम से आप लोग अगर इसका आंसर करना है तो 26 का C ऐसे आंसर करिए इसका। और आप लोग लाइव चैट में ही आंसर करेंगे इसका। तो इसका राइट आंसर करैत हो जाएगा। करैत जो है वो सबसे विषैला सर्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचट्टा। इनमें से कौन सा प्राणी ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं होता है? तो इसमें जो हाइड्रा है, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, लेकिन ये श्वसन करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ, पेंगुइन, आटर या नन ऑफ दीज? तो इसमें से जो कछुआ है, कछुआ जो है वो आपका निरशंस प्राणी है। अब चलिए वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलिए अभी निकालते हैं उसको। ये देखिए, ये है आपका वो क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दिया है। तो इसका देखो, इसका जो है वो डी ऑप्शन ही सही होगा। डी ऑप्शन ही सही होगा। क्यों सही होगा? ये यहाँ पे देखो, ये पूछा है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी तो बनाता है। देखो, अवतल दर्पण दो कंडीशन में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कब कब बनाता है? जब वस्तु, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल मामूली सा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। अवतल दर्पण की बता रहे हैं हम। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसका उत्तल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। ऐसे ही आप लोग कमेंट करने लगते हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो अवतल दर्पण में कब कब बनता है? जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होती है। वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है, इसके बीच में, तब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जब वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, तीसरी कंडीशन में जब वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यही दो कंडीशन होती हैं जिसमें अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है।
पहली जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। चलिए अब इसको हटाते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है, ये जो उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा उल्टा, छोटा उल्टा, उल्टा नहीं, यहाँ पे सॉरी सीधा। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? छोटा, सीधा और आभासी। क्योंकि आभासी होता है वो सीधा ही प्रतिबिंब होता है। आप लोग जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है, उसमें हमें अपना सीधा प्रतिबिंब भी दिखता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। ये जो उत्तल दर्पण से दिखता है वो भी सीधा प्रतिबिंब होता है और ये भी आभासी होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमेशा पूछा होता वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण सही होता। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब तो दो कंडीशन में अवतल दर्पण भी बनाता है। अगर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ऑप्शन नहीं दिया होता तब भी उत्तल दर्पण ही सही होता। इसलिए इसका आंसर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों सही होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपने जूलॉजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था आपका, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है? तो ये हाइड्रा है। और अगला ये नृशंस प्राणी, ये भी हो गया था। ये क्या था? कछुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने, डाल्टन ने, वाटसन और क्रिक ने। इसमें तीन ही ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको आंसर करना है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होगा ज़्यादातर लोगों को, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रोफिश? तो समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है, हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी में रहता है। पानी से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं सब हाइड्रो होते हैं। जैसे पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफिली कहलाते हैं, उसी प्रकार जो समुद्री सर्प होते हैं उन्हें हाइड्रोफिश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है फ्यूमेरिक एसिड, पायरुविक एसिड, जल या लैक्टिक एसिड। इसमें आक्षी श्वसन नहीं, अनाक्षी श्वसन पूछा है, तो आप लोग इसका सोच समझ कर आंसर देंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है अनाक्षी श्वसन का? ये होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और आक्षी श्वसन होता है तो पायरुविक अम्ल। आक्षी श्वसन का पायरुविक अम्ल होता है और अनाक्षी श्वसन का लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आप सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। और क्लास को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करते चलिए। मनुष्य का मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? सब लोगों को पता होगा ये आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए इसका। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, आमाशय, वृक्क या हृदय? तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क से संबंधित है, वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है?
सब लोगों को पता होगा ये आंसर, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए इसका। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 2n बराबर कितना होता है? तो 2n बराबर होता है आपका 46। 2n बराबर 46, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर n बराबर पूछता अगुणित, अगर अगुणित पूछता n बराबर, तो 23 पेयर, 23 हो जाता, या यहाँ पे 23 पेयर भी लिख के आ सकता था, 23 पेयर भी लिख के आ सकता था यहाँ पे 46 की जगह। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, छोटी मोटी बातें हैं ये तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता क्रम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, सुअर, गाय या भेड़? फीता क्रम तो जानते होंगे आप लोग, टीनिया होता है, टीनिया, ये तो जानते होंगे आप। तो किसका अधपका मांस खाने से फीता क्रम में मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुअर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, ड्रैको, मैमथ, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? डायनासोर। डायनासोर जो है वो लुप्त हो चुका है, हाल ही में नहीं, काफ़ी पहले ही लुप्त हो चुका है ये। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली है, बेरेनस, कैमिलियन, हीलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इस विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा, हीलोडर्मा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी देखते होंगे, ये उम्मीद है हमारी, आप लोग इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी कंप्लीट करते चलिए, और जो उतना हम डेली का डेली कराते हैं वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। आप लोग पीडीएफ की कहते हैं, तो पीडीएफ की तो इसमें कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं वो इसी की आपको पीडीएफ दी जाएगी, तो उससे कोई हमें ख़ास मतलब दिख नहीं रहा है। पीडीएफ हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो हमारा कंटेंट चोरी कर लेते हैं, मतलब हम ये पीडीएफ देते हैं तो वो उसका और वीडियो बना के, हम इतनी मेहनत से ये पीडीएफ तैयार करते हैं, ये इसका ऐसे कोई दूसरा कोई चोरी कर ले तो ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम आपको पीडीएफ नहीं देते हैं। लेकिन पीडीएफ ना मिलने से कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेली जो क्लास लेगा उसे पीडीएफ की कोई ज़रूरत मालूम ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास में ही पूरा पूरा तैयार होता जाता है। आप लोग एक बार क्लास को देखेंगे, एक बार में नहीं होता है तो दोबारा से क्लास को देख लीजिए, 2 बार में तो पक्का पूरा तैयार हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं, आप लोगों की पीडीएफ की भी व्यवस्था करेंगे। तो ये आपका टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी क्या होती है ये तो सब लोगों को पता होगा। टिड्डी जो है वो एक कीड़ा है, पक्षी तो है नहीं, रसायन भी नहीं है, रोग भी नहीं है, तो इसका आंसर कीड़ा सही हो जाएगा। ये इंसेक्ट होता है, टिड्डी क्या है? कीड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में या इनमें से कोई नहीं? तो निषेचन की क्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होती है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं? तो मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिसमें बहुत कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मतलब जिनका बहुत कम रीजनरेशन होता है? पुनर्योजना का मतलब रीजनरेशन होता है। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मस्तिष्क कोशिकाएं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, इनमें से किस प्राणी को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, आविलिया, आरिलिया या नन ऑफ दीज? तो जो आरिलिया है, आरिलिया, इसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
आपकी ये क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है क्योंकि वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, वो भी आपको बताना ज़रूरी था। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ख़त्म ही होने वाली है क्लास, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो 3 जोड़ी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस, बातिल, मजबूत, मजबूत और ठोस। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो बातिल होती हैं, मतलब इसमें बाय भरी होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी और कीड़े, कीड़े यहाँ पे लिख गया है, कीड़े होगा। मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग से संबंधित हैं? कीट, कीटाणु, टीड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुमक्खी और कीड़े हैं वो किस वर्ग से संबंधित हैं? कीट, कीट या इंसेक्ट, कीट या इंसेक्ट वर्ग से संबंधित हैं। ये जो मधुमक्खी और कीड़े हैं वो इंसेक्टा एक आपने वो क्लास पढ़ी होगी, उसमें आर्थ्रोपोडा फैमिली, आर्थ्रोपोडा फाइलम में एक इंसेक्टा क्लास पढ़ी होगी, उसी में आते हैं ये मधुमक्खी और कीड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। मतलब पांडा किस कुल का है? जिसका भालू है, खरगोश है, कुत्ता है या बिल्ली है। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, तब भी चलो बता देते हैं। इसका राइट आंसर भालू हो जाएगा, भालू। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग। ये आपका निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया या नन ऑफ दीज। तो निद्रा रोग जो है वो ट्रिपेनोसोमा पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हों, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हों, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हों या बच्चे में वाई वाई गुणसूत्र हों। तो लड़का कब पैदा होता है? जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हों, एक्स वाई गुणसूत्र हों, और एक्स एक्स होंगे तो यहाँ पे लड़की पैदा होगी। एक्स एक्स होंगे तो लड़की पैदा होगी, एक्स वाई होंगे तो लड़के पैदा होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? घोंगा, केंकड़ा, गेम्बूशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेम्बूशिया। गेम्बूशिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपने सिलेक्शन ले सकें अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, और आप लोग इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी कंप्लीट करते चलिए, और हम जितना डेली का डेली कराते हैं वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। चलिए, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।